नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे दैट आर कॉज्ड ड्यू टू द एंटी अरिथमिक ड्रग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, जैसे कि हमने प्रीवियस हमारी वीडियोस में हमने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट सारी चीज़ें कवर अप कर ली है, ड्रग्स भी कवर कर लिया अरिथमिया की। तो एडीआर को पढ़ने के लिए सिंपल सी ट्रिक है कि यहाँ हम क्वेश्चंस के साथ पढ़ेंगे, एमसीक्यूज के साथ पढ़ेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर्स में भी आए हैं और बहुत ही ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस का फॉर्मेट रहेगा रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एडीआर्स आर एसोसिएटेड विद प्रोपेनोलॉल? प्रोपेनोलॉल से रिलेटेड कौन से एडीआर्स है? ऑप्शन ए ब्रोंकोस्पाज्म, डिक्रीज जीआई मोटिलिटी, हाइपोकैलेमिया और वर्टिगो। अब यहाँ पे हमें हर एक टर्म का मतलब पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो टर्म्स का मतलब तो समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या पूछा है कि प्रोपेनोलॉल। सबसे पहले तो हमें ये ड्रग की क्लास भी पता होनी चाहिए कि ड्रग कौन सी क्लास से पूछी गई है। तो प्रोपेनोलॉल आपकी यहाँ पे है बीटा ब्लॉकर ड्रग। कौन सी ड्रग है यहाँ पे? ये बीटा ब्लॉकर। और बीटा ब्लॉकर कौन सी क्लास में आती है? इट कम्स इन द क्लास 2। और जैसे कि हमने लेक्चर वीडियोस में भी देखा है, सुना है कि प्रोपेनोलॉल आपकी बीटा 1 प्लस बीटा 2, ठीक है, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होती है। बीटा 1 और बीटा 2 पे भी एक्शन दे सकती है। तो यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है हमारे पास, हाइपर कैलेमिया तो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे आयन से रिलेटेड कुछ काम हो नहीं रहा है, सिंपल बीटा रिसेप्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक किया जा रहा है। वर्टिगो से रिलेटेड भी कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये भी आपका कोई यहाँ पे मेल नहीं खा रहा है ये ऑप्शन। डिक्रीज जीआई मोटिलिटी एंड ब्रोंकोस्पाज्म, इन दोनों में से हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से भी सबसे इंपॉर्टेंट, हम जीआई मोटिलिटी के लिए यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स का कोई भी सीवियर एक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो करेक्ट आंसर आपके पास है ब्रोंकोस्पाज्म। क्यों ब्रोंकोस्पाज्म? देखिए, प्रोपेनोलॉल बीटा ब्लॉकर है, ठीक है, ये आपके हार्ट पे जो बीटा रिसेप्टर्स है उनको ब्लॉक करती है। साथ के साथ इसका एडिशनल इफेक्ट आपको ये देखने को मिलता है कि ये ब्रोंकोस्पाज्म कर सकती है। क्या कर सकती है? ब्रोंकोस्पाज्म। और इसलिए बीटा ब्लॉकर की जो ड्रग्स होती है, हम उन्हें इन द पेशेंट्स विच आर सफरिंग फ्रॉम अरिथमिया प्लस दे आर अस्थमेटिक और सीओपीडी पेशेंट्स, उनमें हम इन ड्रग्स को नहीं देते हैं। तो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 इज ब्रोंकोस्पाज्म। बीटा ब्लॉकर्स की और क्या क्या एडीआर्स हो सकते हैं? तो बीटा ब्लॉकर्स के अगर हम एडीआर्स को पढ़े तो काफी इंटरेस्टिंग चीज आती है हमारे पास। सबसे पहला आपको ये तो पता ही लग गया कि ब्रोंकोस्पाज्म कर सकता है। दूसरा हमारे पास ये है कि ब्रैडीकार्डिया की कंडीशन या फिर हाइपोटेंशन की कंडीशन भी आ सकती है, बिकॉज यहाँ पे ये ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन भी करते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन करते हैं। वी हैव आल्सो सीन दैट कि ये आपकी हाइपरटेंशन में यूज हो रही है, एंजाइना की कंडीशन में भी हम इनका यूज करते हैं। साथ के साथ ब्रोंकोस्पाज्म बीटा 2 रिसेप्टर पे ब्लॉकिंग एक्टिविटी दे रहा है। किस तरीके से? बीटा 2 रिसेप्टर पे ब्लॉकिंग एक्टिविटी दे रहा है। साथ के साथ हाइपोग्लाइसेमिया भी प्रोड्यूस कर सकता है। क्या प्रोड्यूस कर सकता है? हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया मीन्स ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड स्ट्रीम में कम होगा। अब देखिए, फॉर एग्जांपल ये आपकी ब्लड स्ट्रीम है, आपने खाना खाया, खाने से आपको ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अभी हाई है, और जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई है मीन्स आपको एनर्जी मिलेगी, और सिंपैथेटिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्साइटेशन एंड एनर्जी। वहां पे अगर आपने बीटा ब्लॉकर दे दी तो बीटा ब्लॉकर इन ग्लूकोज की एक्टिविटी को कम करेगा, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को लो कर देगा, और इसे हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया अनअवेयरनेस। क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया अनअवेयरनेस। और ऐसी कंडीशन डायबिटीज मेलाइटिस के कंडीशन पेशेंट्स में देखने को मिल सकती है। इसलिए वी contraindicate the beta blockers in case of the patients which are suffering from COPD, asthma and diabetes mellitus। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि इसका अल्फा 1 प्लस बीटा 2 पे एक एक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सीवियर वेजोडाइलेशन होती है। क्या होती है? सीवियर वेजोडाइलेशन देखने को मिलती है, और ये तब होता है कि अगर हम किसी भी बीटा ब्लॉकर को कोकेन के साथ यूज करें। किसके साथ यूज करें? कोकेन के साथ, या कोकेन के डेरिवेटिव किसी भी ड्रग के साथ। तो पर्सन दैट आर कंज्यूमिंग कोकेन एंड फीमेल पेशेंट्स, ज्यादातर फीमेल पेशेंट्स में हम बीटा ब्लॉकर्स को कोकेन के साथ नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 2, कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स आर मेनली एसोसिएटेड विद कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स। यहाँ पे कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो दे आर एसोसिएटेड विद एडिनोसिन, डेजॉक्सिन, एमिडोरोन और मेटोप्रोलॉल। सो यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन सी क्लास से ड्रग पूछा गया है। एडिनोसिन आपकी क्लास 5 की ड्रग है, डिजॉक्सिन भी क्लास 5 की ड्रग है, एमिडोरोन आपकी पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर के लिए ट्रिक बनाई थी एड्स,
तो वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर आ जाती है थर्ड क्लास में, एंड योर मेटोप्रोलॉल इज बीटा ब्लॉकर, तो ये क्लास 2 में आ जाती है। अब देखना है कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स किस में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अब देखिए एडिनोसिन का तो कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट का मतलब है कि ये मस्करैनिक रिसेप्टर पे एक्शन दे रही है, तो एडिनोसिन रिसेप्टर पे एक्शन देती है, तो यहाँ भी कोई ऑप्शन नहीं होगा। मेटोप्रोलॉल तो बिल्कुल नहीं है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम की ड्रग है। एमिडोरॉन पोटेशियम चैनल पे कर रही है, तो उसका मस्करैनिक रिसेप्टर से रिलेटेड कोई ताल्लुक नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपके पास डिजॉक्सिन है। ठीक है, तो किस तरीके से डिजॉक्सिन, ये है आपके पास डिजॉक्सिन रिसेप्टर। ठीक है, डिजॉक्सिन रिसेप्टर हमने बेसिकली कल भी पढ़ा था, इसकी जी डेल्टा सब यूनिट फॉस्फो पोटेशियम चैनल को ओपन करने में मदद करती है। पोटेशियम चैनल की अगर ओपनिंग हो जाएगी तो किस तरीके से आपकी सारी अरिथमिया की कंडीशन ट्रीट होती है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी, क्योंकि पोटेशियम का कंटेंट ये सेल के बाहर वो भेजेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि डिजॉक्सिन क्या कर रही है, वैगस नर्व जो होती है, ठीक है, जो आपकी वैगस नर्व है उसकी स्टिमुलेशन करती है। वैगस नर्व की स्टिमुलेशन से क्या हो रहा है कि एसिटाइल कोलिन का रिलीज होता है। क्या होता है, एसिटाइल कोलिन का रिलीज, और एसिटाइल कोलिन पैरासिम्पथेटिक सिस्टम का मेजर न्यूरोकेमिकल है। पैरासिम्पथेटिक सिस्टम का मेजर न्यूरोकेमिकल है एसिटाइल कोलिन, तो ये यहाँ पे जाके एसिटाइल कोलिन इस M2 रिसेप्टर, कौन से रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर पे एक्शन देगा, और M2 रिसेप्टर आपका कौन सा है, इट इज रिलेटेड टू योर पैरासिम्पथेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे आपको कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स देखने को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मिलेंगे। साथ के साथ अगर हम देखें डिजॉक्सिन के और क्या क्या आपके पास साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द ACH रिलीज, एसिटाइलकोलिन के रिलीज को बढ़ा सकता है, कैल्शियम चैनल की एक्टिविटी को भी बढ़ा सकता है, और जो मेजर कंटेंट है कि ये आपकी सेल के अंदर बेसिकली सोडियम का कंटेंट बढ़ाएगा, जिसके कारण जो बेसिक एक्शन है आपके पास मस्करानिक रिसेप्टर्स के, वो सारी चीज़ें फॉलो आउट हो सकती है। यहाँ पे हाइपर कैलेमिया की भी कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। हाइपर कैलेमिया बहुत ही ज़्यादा सीवियर रहता है यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है हाइपर कैलेमिया, इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है डिजॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ड्राई आइज इज मोस्टली सीन इन। अब ड्राई आइज के बारे में बात हो रही है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। अब ड्राई आइज मींस, अब मस्करैनिक रिसेप्टर का काम है कि आपकी, या फिर पैरासिम्पथेटिक सिस्टम का काम है कि आइज को वेट करके रखना। अगर वहां पे पैरासिम्पथेटिक सिस्टम ब्लॉक हो गया मींस कोलिनर्जिक एक्टिविटी ब्लॉक हो रही है, तो एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज कौन सी क्लास दे रही है। यहाँ पे देखिए, अगर क्लास 1 कौन सी ड्रग होती है, क्लास 2 कौन सी होती है, क्लास 3, क्लास 4 से बात करें, अगर हम बात करें यहाँ पे क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2 और क्लास 1, सबसे पहले हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंटली, अब ध्यान से सुनना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास। तो हमारे पास क्लास वन में आ जाती है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। कौन से आ जाते हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। क्लास 2 में हमारे पास आ जाती है बेटा ब्लॉकर्स। क्लास 3 में हमारे पास कौन सी ड्रग्स आ जाती है, क्लास 3 की हमारी पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स है, और क्लास 4 की है हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट एक्शन जो एंटीकोलिनर्जिक, यहाँ पे ड्राई आइस का मतलब क्या हुआ आपका कि एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, तो एंटीकोलिनर्जिक एक्शन इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद योर सोडियम चैनल। ठीक है, सोडियम चैनल से डायरेक्टली एसोसिएटेड है, तो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के एडियाज है कि दे कैन प्रोड्यूस एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स। क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स। और वो इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स में आपके डाइसोपैरामाइड, जो हमने यहाँ पे ड्राई आइज के बारे में पढ़ा, तो ड्राई आइज में आपकी जो डाइसोपैरामाइड ड्रग है, कौन सी ड्रग है, डाइसोपैरामाइड, जो कि 1A क्लास की ड्रग है, वो प्रोमिनेंटली ड्राई आइज को शो करती है। ड्राई आइज, फीवर, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें। जो क्यूनिडीन क्लास 1 की ही ड्रग है, क्यूनिडीन, क्यूनिडीन से आपको वर्टिगो, विजुअल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। वर्टिगो हो गया, विजुअल चेंजेस हो गए, ये सारी चीज़ें कंडीशन एडियाज देखने को मिल सकते हैं। साथ के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोकेन की, तो प्रोकेन में आपके पास प्रोकेनामाइड की, तो यहाँ पे काफ़ी सारे वर्टिगो, यहाँ भी एक वर्टिगो प्रोमिनेंट चीज़ रहेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। साथ के साथ अगर ये 1A के हो गए, ठीक है, 1A में डाइसोपैरामाइड, क्यूनिडीन एंड प्रोकेनामाइड आ जाते हैं। 1B क्लास में आपकी लीडोकेन आती है। लीडोकेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है कि ये टॉसिडिपॉइंट की
प्रोलॉन्गेशन में प्रोलॉन्गेशन को रोकने में मदद करती है। और सीएनएस पे एक्टिविटी देखने को मिलती है इसकी, सीएनएस एक्टिविटी, तो सीएनएस रिलेटेड साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। 1C पे आपके पास फ्लेकेनाइड ड्रग आ जाती है, तो ये फ्लेकेनाइड ड्रग इनकी कार्डियक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। कैब से हमने याद किया था कि क्लास 1C सबसे ज़्यादा हाइपर एक्टिव होती है इन द केस ऑफ द सोडियम चैनल्स। तो क्या करेगी, दे विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियक डेथ, कार्डियक डेथ की या कार्डियक एक्टिविटी की रिस्क इंक्रीज हो जाती है 1C में। तो यहाँ पे सोडियम चैनल ब्लॉकर्स की भी क्लियर आउट हो गए सारे एडीआर्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एंटी एरिथमिक ड्रग्स दैट कैन कॉज टॉर्सेडी पॉइंट। टॉर्सेडी पॉइंट पहले समझना है, ईसीजी में क्या होता है, ये आपकी पी सेगमेंट, फिर क्यू सेगमेंट आता है, आर एस एंड योर टी सेगमेंट। तो ये हो गया आपका पी क्यू आर एस एंड टी। तो बेसिकली क्यू से लेके टी तक का जो पॉइंट है, ठीक है, टी तक का पॉइंट है, इसको प्रोलॉन्ग कर दिया जाता है ड्यू टू सम रीजंस, या फिर आपके पास अगर हम प्रीवियसली बात करें तो हमने यहाँ पे नॉन कार्डियक मायोसाइट्स में कुछ इस तरीके से पढ़ा था, आपके कुछ एक्शन पोटेंशियल इस तरीके का ग्राफ बनता है। तो इस ग्राफ में बेसिकली इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये एक्शन पोटेंशियल को दर्शा रहा है, मींस इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड को दर्शा रहा है। तो बेसिकली अगर हम जो हमारी बेसिकली ड्रग्स है वो क्या करेगी, इन इस पीरियड को प्रोलॉन्ग कर देगी और इस तरीके से यहाँ पे प्रोलॉन्गेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोलॉन्गेशन हो गया, एक्शन पोटेंशियल में चेंजेस आ गए या फिर प्रोलॉन्गेशन हो चुकी है, जिसके कारण टॉर्सेडी पॉइंट्स की कंडीशन शुरू हो जाती है। ये कई सारी आपकी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स होगी, ठीक है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स होगी, कीटोकनाजोल होगी, कई सारी ड्रग टॉर्सेडी पॉइंट की प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसमें से अरिथमिक ड्रग्स भी आ जाती है, एंटी अरिथमिक ड्रग्स। अब यही बताना है कि एंटी अरिथमिक ड्रग्स दैट कैन कॉज टॉर्सेडी पॉइंट प्रोलॉन्गेशन, टॉर्सेडी पॉइंट प्रोलॉन्गेशन कौन सी ड्रग कर सकती है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल आंसर है, हमें वही ड्रग देखनी है जो इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड को बढ़ाएगी। तो वही, अब देखिए ये आपके पास नॉर्मल ग्राफ है, ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल ग्राफ होता है। अगर यहाँ पे मैं आपको ड्रग के बारे में बताऊँ तो ड्रग क्या करेगी, आपका फेज 0 ठीक रखती है, फेज 1 भी ठीक रखती है, फेज 3 को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर देती है। तो ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्शन पोटेंशियल है वो बढ़ गया है, एक्शन पोटेंशियल बढ़ गया है, तो मीन्स यहाँ पे जो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन है, क्यू से लेके टी, इसकी प्रोलॉन्गेशन बढ़ जाएगी, मीन्स इस वेव का टाइम इंक्रीज हो जाएगा, उसे हम क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन करते हैं। और ये ज्यादातर सोडियम चैनल पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स ही करते हैं। और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स यहाँ पे कौन सी है आपके पास, एमिडोरॉन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है एमिडोरॉन। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है कि दे कैन कॉज टॉर्सेडी पॉइंट, मींस क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन। साथ के साथ अगर हम एमिडोरॉन के बारे में बात करें तो एमिडोरॉन में 60% आयोडीन प्रेजेंट होता है। 60% आयोडीन की प्रेजेंस के कारण इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म भी ये कॉज कर सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हाइपरथायरॉयडिज्म कैसे कॉज कर सकती है। साथ के साथ जो आपके पास यहाँ पे योर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स ब्लूइश अपीयरेंस दे सकते हैं स्किन को, ब्लूइश अपीयरेंस टू स्किन, तो एक स्किन की डिस्कलरेशन भी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ साथ आपके पास जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स है ये सबसे ज्यादा हिपैटोटॉक्सिक होते हैं। अगर हम बात करें आपकी एंटी एरिथमिक ड्रग की, हिपैटोटॉक्सिक, ठीक है, मींस लिवर में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइपरथायरॉयडिज्म कैन कॉज टॉर्सेडी पॉइंट्स, हिपैटोटॉक्सिक इन नेचर एंड ब्लूइश अपीयरेंस टू द स्किन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। स्मूथ मसल ब्लॉकेज कॉजेज कॉन्स्टिपेशन इज क्लोजली लिंक्ड विद, ऑप्शंस है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। मींस स्मूथ मसल की ब्लॉकेज के कारण यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेसिकली, कॉन्स्टिपेशन मींस डिक्रीज्ड जीआई मोटिलिटी। और डिक्रीज जीआई मोटिलिटी मींस अगर हम स्मूथ मसल्स का काम है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करना, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन को ब्लॉक कर रहे हैं, मींस कैल्शियम चैनल के बारे में बात हो रही है। अब बस आपको ये पता करना है कि कैल्शियम चैनल कौन सी क्लास में आ जाती है। कैल्शियम चैनल आ जाती है क्लास 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है क्लास 4। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की आपके पास क्या, आपको किस किस टाइप की एक्टिविटीज या फिर एडवर्स रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। मेजर जो एडवर्स रिएक्शन है ब्रैडिकार्डिया,
ठीक है, ब्रैडीकार्डिया प्रोड्यूस कर सकता है, डिक्रीज इन योर हार्ट रेट, हाइपोटेंशन प्रोड्यूस कर सकता है, डिक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, मसल कॉन्ट्रैक्शन को भी बहुत ही हद तक डिक्रीज कर सकता है, जिसके कारण एक अगर लिमिट से ज़्यादा हो गया तो एडीआर प्रोड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ के साथ आपके पास जीआई मोटिलिटी को भी कम कर देता है। जीआईटी की जो मूवमेंट है, मोटिलिटी है, उसे कम कर दी जाती है बाय दिस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करना। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन को ही ब्लॉक कर दोगे तो जीआई मोटिलिटी तो कम होगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई इंडिविजुअल डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर से पीड़ित है और उसे एरिथमिया की कंडीशन है तो उसमें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बिल्कुल भी नहीं देते हैं। बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क हो जाता है। क्यों? बिकॉज वहां पे उसके हार्ट की मसल्स पहले से ही बहुत ही ज्यादा वीक है। आप वहां पे मसल्स की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दोगे, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन को ब्लॉक कर दोगे तो सोने पे सुहागा, बंदे की डेथ होना या पेशेंट की डेथ होना स्वाभाविक है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। Patients with desensitization of guanylyl cyclase are given isopropanol, propanol, ranolazine। बहुत ही सिंपल आंसर है रेनोलाजीन। आइसोप्रोपेनोलॉल बीटा ब्लॉकर, प्रोपेनोलॉल बीटा ब्लॉकर, तो इनको तो हम बिल्कुल ही नहीं यूज करेंगे, बोथ ए एंड बी तो होगा ही नहीं, तो बचा रेनोलाजीन। अब देखिए, जो भी आपकी नाइट्रेट ड्रग्स होती है, नाइट्रोग्लिसरीन हो गए जो कि शॉर्ट एक्टिंग होती है, और साथ के साथ कौन सी ड्रग्स होती है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट एंड आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। हम इनका यूज करते हैं एज ए लॉन्ग एक्टिंग, हम इनको यूज करते हैं लॉन्ग एक्टिंग की तरह। ये गोनल साइक्लिस एंजाइम पे काम करती है और साइक्लिक एम्प की कंसंट्रेशन को कम करवाती है सेल के अंदर। अब एक हद तक अगर इनकी डिसेंसिटाइजेशन हो जाए तो हम तब जाके यूज करते हैं रेनोलाजीन को। ठीक है, रेनोलाजीन तब यूज होती है, वरना नहीं। हम रेनोलाजीन को लास्ट लाइन ड्रग मान के चलते हैं कि लास्ट में अगर मान लो बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, इन सब से हम इन सबको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, तब जाके हम लास्ट में रेनोलाजीन का यूज करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Most common adverse drug reaction of adenosine is, most common adverse drug reaction of your adenosine drug, adenosine क्लास 5th में आती है। ठीक है, क्लास 5th ड्रग में आती है, मिसलेनियस क्लास में हम इसे बोलते हैं। फ्लशिंग अपीयरेंस, हाइपरटेंशन, ब्रोंकोस्पाज्म, बोथ ए एंड सी। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा ये। हाइपरटेंशन, ब्रोंकोस्पाज्म, बोथ ए एंड सी। अब क्या कर सकती है, एडिनोसिन का हमें एक्शन पता होना चाहिए। एडिनोसिन रिसेप्टर पे काम करती है। एडिनोसिन रिसेप्टर पे काम करके एक तरीके से पोटेशियम चैनल्स पे एक्शन देती है। पोटेशियम चैनल्स पे एक्शन देके आपके पास जो भी अरिथमिया की कंडीशन है उसे ट्रीट करने में मदद करती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन की कंडीशन प्रोड्यूस कर रही है। एडिनोसिन इज प्रोड्यूसिंग हाइपरपोलराइजेशन, इट इज प्रोड्यूसिंग हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है जी, इतनी चीज क्लियर आउट हो गई होगी। अब यहाँ पे अगर हाइपर पोलराइजेशन कर रही है तो क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है। फ्लशिंग अपीयरेंस मतलब कि बहुत ही रेड कलर की अपीयरेंस, क्योंकि ब्लड फ्लो ज्यादा हो चुका है वहां पे। बिल्कुल सही। जब क्या होता है कि एडिनोसिन का यूज होता है तो ये ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है। क्या बढ़ा देती है? ये ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है। अब ब्लड फ्लो को जब बढ़ाएगी तो ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में बढ़ेगा, बॉडी में खासकर स्किन में बेसिकली आपकी कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज में ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ब्लड की वॉल्यूम बढ़ेगी, ब्लड की वॉल्यूम बढ़ेगी तो वो बाहर दिखेगी, फ्लशिंग अपीयरेंस आएगा। तो हाँ, फ्लशिंग अपीयरेंस तो कर सकती है, तो एडवर्स इफेक्ट ये हो गया। साथ के साथ क्या है, हाइपरटेंशन कर सकती है? नहीं जी, हाइपरटेंशन नहीं करेगी, इट कैन कॉज हाइपोटेंशन, तो यहाँ पे ये तो नहीं है। ब्रोंकोस्पाज्म कर सकती है? जी बिल्कुल, ब्रोंकोस्पाज्म भी कर सकती है, बिकॉज इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट रहेगा ब्रोंकोस्पाज्म, क्योंकि ब्लड का फ्लो अगर बढ़ा रही है तो वहाँ पे ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चेस्ट पेन की कंडीशन होगी, ब्लड प्लेग की कंडीशन होगी, ये सारी, तो ब्रोंकोस्पाज्म भी कर सकता है। तो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड सी। तो एडीआर्स में हमारे पास मेनली रहेगा कि फ्लशिंग अपीयरेंस, हाइपोटेंशन एंड ब्रोंकोस्पाज्म। अब यहाँ पे अपीयरेंस से डिसरप्ट मत होना या कंफ्यूज मत होना। एक अपीयरेंस आपकी ब्लूइश अपीयरेंस भी होती थी, वो एमिडोरोन के कारण, जो कि पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, या फिर कोई भी पोटेशियम चैनल ब्लॉकर ब्लूइश अपीयरेंस दे रहा है। Question number 8. A 75-year-old patient was kept on propranolol antiarrhythmic drug was noted to have breathing difficulties. The reason for this indication is, एक 75 साल का पेशेंट है जो कि प्रोपेनोलॉल पे था। इंडिविजुअल को एरिथमिया की कंडीशन थी तभी उसे प्रोपेनोलॉल दी गई। तो प्रोपेनोलॉल का यहाँ पे एक्शन देख लो। प्रोपेनोलॉल आपकी बीटा 1 प्लस बीटा 2 पे एक्शन दे रही है, तो बीटा 1 बीटा 2 मीन्स लंग्स पे भी कुछ एक्शन देखने को मिलेगा।
तो द रीजन फॉर द इंडिकेशन मीन्स, और ड्रग लेने के बाद ही वॉज नोटेड इन ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सांस लेने में दिक्कत हो रही है मीन्स यहाँ पे ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन हो चुकी है। और ब्रोंकोस्पाज्म किसके कारण हो रहा है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकेज के कारण? बिल्कुल भी नहीं, ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है बीटा 1 रिसेप्टर की ब्लॉकिंग एक्टिविटी के कारण। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्वेश्चन नंबर बी। और ये जो प्रेफर्ड क्वेश्चन है 2017 में जीपैट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये पूछ रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म कैन बी कॉज्ड ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म इंक्रीज्ड इन योर थायराइड हार्मोन, और थायराइड हार्मोन में आयोडीन प्रेजेंट होता है। आयोडीन की इंक्रीज क्वांटिटी करती है एमिडोरोन। कौन सी ड्रग? एमियोडोरोन। शायद मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, प्लीज समझ लेना। एमिडोरॉन। तो जो आपकी एमिडोरॉन ड्रग है ये बेसिकली एक तरीके की किस टाइप की ड्रग है? इट इज एन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। इट इज एन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है तो कौन सी क्लास में आएगी? क्लास 1 सोडियम चैनल? नो। क्लास 2 बीटा ब्लॉकर्स? नो। क्लास 3 हमारे पास कौन सी रहेगी? यहाँ पे हमारे पास क्लास 3 ड्रग और क्लास 4 ड्रग। तो ये यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारे पास क्लास 4 ड्रग रहती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इस हमेशा याद रखना, क्लास 4 कैल्शियम चैनल, और क्लास 3 हमारे पास होती है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। तो यहाँ पे क्लास 3 ड्रग पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। और हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन, अगर मान लो यहाँ पे इन ऑप्शंस की जगह आपको जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स है, ठीक है, मींस एमिडोरॉन, आइसोब्यूटाइल, डेफेलाइट एंड सोटेलॉल, इनमें से ऑप्शन आया तो तब किसको चूज करते? तब आप चूज करते हैं एमिडोरॉन को, क्योंकि एमिडोरॉन में ही आपके पास आयोडीन कंटेंट 60% देखने को मिलता है, और एमिडोरॉन के कारण ही आपके पास हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। प्रेफर टू ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपने इस चीज का ध्यान रखना है। Last question. A 60-year-old patient was diagnosed with supraventricular tachycardia (SVT) and the patient is post-MI. Which drug is preferably used in this case? Post-MI means he has an myocardial infarction और पास में उसे myocardial infarction था। तो एक चीज ध्यान रखोगे कि उसकी कार्डियक मसल्स वीक है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बिल्कुल नहीं दिए जाएगी। साथ के साथ क्या दोगे? A 60-year-old patient was diagnosed with supraventricular tachycardia. supraventricular tachycardia में अगर पेशेंट आपका नॉन अस्थमेटिक है, तो उसको आप बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हो। क्या दे सकते हो? आप उसे बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हो। साथ के साथ अगर वो हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में नहीं है तो यू कैन ऑल्सो गिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर और सोडियम चैनल ब्लॉकर। लेकिन अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी ड्रग्स को हम सबसे ज्यादा प्रेफरेबली यूज करेंगे, सबसे ज्यादा प्रेफरेबली किसे यूज किया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक तो होता है कि प्रोफाइलेक्टिक फेस के लिए यूज करनी है, रेट कंट्रोल करने के लिए, एक होती है रिदम कंट्रोल करने के लिए। तो रेट कंट्रोल करने के लिए अगर प्रोफाइलेक्टिक एक्शन से देना है तो हम बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो बिल्कुल नहीं देंगे। बीटा ब्लॉकर इसलिए नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन ज्यादा दे सकती है वो, इसलिए हम बीटा ब्लॉकर्स पे, क्योंकि वो पोस्ट एमआई पेशेंट है, पोस्ट एमआई पेशेंट की हार्ट एक्टिविटी पहले ही खराब हो चुकी है, तो वहां पे हम ना ही कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ना ही बीटा ब्लॉकर्स देंगे। तो देंगे क्या भाई? बचा क्या आपके पास? बचते हैं आपके पास पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स एंड सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। अब इन दोनों में से भी आपने सबसे पहला, या फिर हम बोले कि सबसे ज्यादा कौन सी ड्रग आप देना प्रेफरेबल करोगे? देखिए, प्रेफरेबल जो रहेगी वो रहती है बोथ सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों रहती है, लेकिन इनसे भी ज्यादा प्रेफरेबल जो रहती है वो अगर एक्यूट कंडीशन में ट्रीट करना है। कौन सी कंडीशन? एक्यूट कंडीशन में ट्रीट करना है तो वी गिव हिम एडिनोसिन। ठीक है, एडिनोसिन देते हैं अराउंड, वी गिव अराउंड 5 mg टू 10 mg, 5 mg टू 10 mg ड्रग का डोज दिया जाता है एडिनोसिन। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रप्टिव है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर पोटेशियम और सोडियम में से देखना हो तो जिसके एडीआरस कम है आप उनसे रिलेटेड देख सकते हो। तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर सीवीएस फार्माकोलॉजी। आई नो डायरेटिक्स को कवर नहीं किया है बिकॉज इट इज, मैं कंसिडर करता हूँ इट इज द पार्ट ऑफ नेफ्रोटिक फार्माकोलॉजी। तो हम डायरेटिक्स की अब नेक्स्ट वीडियोस लेंगे। टिल देन कीप एंजॉइंग, कीप लविंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।